हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा कि 2 दिन वीडियो नहीं आया क्योंकि मैं कुछ पर्सनल काम में बिज़ी हो गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें अब जैसे बीच बीच में कभी कोई प्रॉब्लम आए तो उस चीज़ में भी गैप आ जाए, बट आई विल ट्राई कि हर एक दिन एक वीडियो आपको मिले जिसके कारण आपका भी कंसिस्टेंसी बना रहे। तो यहाँ पे हमने पहला वीडियो देख लिया था, ठीक है, जिसमें आपको मैं कुछ यहाँ पे होमवर्क दिया था। आई होप ये सब बन गया होगा। ठीक है, तो इस पे पहले कुछ न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे आपको आइडिया लगे कि कंडक्शन में आखिर किस किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो बेसिक अपना मतलब कॉन्सेप्ट वही है जो आर में आपको पढ़ाया था। क्या था? एल बाई के इंटू ए। तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा वो कितना था? डेल्टा टी बाई आर, जैसा हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ और इस वीडियो में हम लोग कंडक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। तो अब ऐसा नहीं होगा कि यार आप एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे, कुछ प्रैक्टिस करना, कुछ जेई लेवल के क्वेश्चन करना, तब धीरे धीरे आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। थ्योरी वाइज और जो भी टॉपिक वाइज है वो मैं इसमें कंप्लीट करने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चंस पहले करते हैं। अच्छा, और ये सब मेंस और एडवांस में दोनों में आने का बहुत ज़्यादा चांस है जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखा हूँ। देखो, एक रॉड है, इसका कुछ भी लेंथ अपने से ले लो, के थर्मल कंडक्टिविटी, ए एरिया ले लो। अब इधर का टेम्परेचर है टी एच, इधर का टेम्परेचर है टी एल। ठीक है, तो इस रॉड से ना इस इंस्टेंट पे कुछ हीट फ्लो कर रहा होगा हाइयर टू लोअर। अब ये हीट कितना है? क्यू जूल्स हमको हीट मिल रहा है टी सेकेंड्स में। ठीक है, तो अब अगर रॉड को इफ़ द सॉरी रोड लिखा हुआ है, इट इज़ एक्चुअली रॉड। ठीक है, मैं चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट। तो if the rod is melted and radius is reduced to half its initial value, then rod is connected between, then मतलब इसको हम लोग रेडियस को हम लोग आधा किए और फिर इस रॉड को इसी टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में कनेक्ट भी कर दिए ऐसे। ठीक है, तब हम लोग को टी सेकेंड्स में कितना हीट मिलेगा। तो क्वेश्चन आई होप क्लियर होगा। तो पहला केस में मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे टी एच टी एल मान लूँ ऐसा, तो ये जो अपना रेजिस्टेंस है ना ये आर है, तो डी क्यू बाई डी टी यहाँ से कितना आ जाएगा? तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बाई आर। आर क्या हो जाएगा? एल बाई के ए। ठीक है, तो यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी को अब ध्यान से लिखना। डी क्यू मतलब है हीट रिसीव्ड, डी टी मतलब टाइम। तो क्यू हीट टी सेकेंड में आया ना, तो डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा क्यू बाई टी, हीट रिसीव्ड इन Q amount of heat is received in T seconds is equals to delta T by R. Delta T is the temperature difference and R is the thermal resistance. अब इस रॉड को मैं क्या कर रहा हूँ? इस रॉड को ना मैं मेल्ट कर रहा हूँ। अब ध्यान से एक चीज़ देखो कि अपना जो थर्मल रेजिस्टेंस में जो फ़र्क पड़ेगा उसी को हमको देखना है, क्योंकि हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस को तो सेम रख रहे हैं, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। तो आर में आखिर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो हम लोग को क्या पता है? एल बाई के ए। K is the area of cross section, A is the area of cross section, L is the length. अब तुम सोचो कि अगर मैं मेल्ट करूँ ना तो इस रॉड का वॉल्यूम सेम रहेगा। अगर एरिया घट रहा है, मतलब रेडियस घट रहा है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया घट रहा है तो लेंथ बढ़ जाएगा, बट इट्स वॉल्यूम विल रिमेन सेम। तो अगर मैं इसका एरिया को, जैसे एक रॉड ऐसा मैं मान लूँ और इसका एरिया अगर मैं ए ले लूँ, ठीक है, एरिया ए और लेंथ अगर एल ले लूँ, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V इज इक्वल्स टू ए इंटू एल। ठीक है, तो ये L बदलेगा, ये A बदलेगा, लेकिन ये वॉल्यूम जो है ये कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि रॉड को कुछ भी मेल्ट कर दो, उसको कुछ भी कर दो, उसका मैटर का वॉल्यूम तो सेम रहेगा। तो यहाँ पे V जो है वो अपना सेम रहने वाला है। तो मैं क्या करूँगा ना, इस R की जगह पे, मतलब इस L की जगह पे मैं पुट करूँगा V बाई ए। यहाँ से मैं L को क्या लिख सकता हूँ? V बाई ए। तो L की जगह पे अगर मैं रख दूँ V बाई ए, तो ये आ जाएगा V बाई के इंटू ए स्क्वायर। ध्यान से देखते जाओ। तो थर्मल रेजिस्टेंस जो आया है वो ये आ गया। कुछ दिमाग लगाएं हम लोग। वॉल्यूम मेल्ट करने पे नहीं बदलेगा। थर्मल कंडक्टिविटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, उसको तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो मटेरियल तो सेम ही रह गया। इसका मतलब थर्मल रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? 1 बाई ए स्क्वायर। अब डायरेक्ट अगर एरिया देते हैं ना कि एरिया इज रिड्यूस टू हाफ, तो एरिया को हम लोग ए बाई 2 लिखते हैं, तो ये हो जाता 4 गुना। लेकिन यहाँ पे रेडियस को हाफ किए, तो एरिया को ना एक स्टेप और बढ़ो और तुम क्या करो, यहाँ पे एरिया को तुम लिखो पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो फाइनल क्या आएगा? पाई कांस्टेंट, तो आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, एक काम करो, दोनों आर कन्फ्यूज हो जाएंगे हम लोग,
तो इसको हम लोग क्या लेते हैं, स्मॉल आर ले लेते हैं, पाई स्मॉल आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। एरिया को मैं पाई आर स्क्वायर ले लिया हूँ। अब इस जगह पे देखो कि आर प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ये चीज़ आया है। मतलब अगर आर को हम कम करते जाएं तो थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज को कैसे यूज़ करते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इसका मतलब मैं क्या लिखूँगा कि आर थर्मल रेजिस्टेंस 1/r थर्मल रेजिस्टेंस 2 इज इक्वल्स टू R2 पावर 4/R1 पावर 4, ये लिख सकते हैं। अब तुम देखो इनिशियल जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, वो है R, बाद का रेजिस्टेंस को तुम R2 मान लो थर्मल। अब यहाँ पे मैं R2 है, R2 मतलब बाद का रेडियस, तो अगर शुरू का मैं R मानूंगा तो ये कितना आधा हो रहा है R/2, तो इस चीज़ को रखो, ध्यान से रखना बिल्कुल, ये R/2 पावर 4 और ये हो जाएगा R पावर 4, ठीक है। तो R पावर 4 कट जाएगा, तो अपना R2 जो आएगा ना, R2 वो आ जाएगा 16R के बराबर। तो तुमको क्या समझ आया कि जब रेडियस को हम आधा कर दे मेल्ट करके ना, तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस 16 गुना हो जाता है। अब ये उसी के बीच कनेक्टेड है, टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो अपना सेम है। तो तो इस रॉड को ना मैं सिंपल क्या करूँगा कि अपना जो रेजिस्टेंस R था वो अब 16R हो गया। तो अपना क्वेश्चन ये सॉल्व हो चुका है, और ये TH/TL सेम है। अब वो पूछा है कि T सेकंड में कितना हीट आएगा, तो इसका dQ/dt लिख लो। ये सब क्वेश्चन से डरना नहीं है। dQ/dt कितना हो जाएगा, dQ/dt हो जाएगा डेल्टा T/R, ठीक है, डेल्टा T/R, और इसका रेजिस्टेंस है 16R, ठीक है। अब मान लो dQ मतलब अपना कितना हीट गया, तो हम लोग को मान लो मिला Q डैश हीट और बाई T सेकेंड्स में। और यहाँ पे ध्यान से देखो डेल्टा T/R, डेल्टा T/R कितने के बराबर है, Q/T। तो यहाँ पे डेल्टा T/R की जगह रख दो Q/T। तो Q/T रखेंगे तो नीचे 16 है, तो Q/16T, T कट जाएगा, तो Q डैश कितना आ जाएगा, Q/16, ठीक है। वैसे इतना करने का ज़रूरत हमको नहीं पड़ता, हम जैसे हमको ये पता लगा ना कि उसका थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 16 गुना बढ़ गया। तो 16 गुना बढ़ गया ना, तो इस 16 गुना ज़्यादा ताकतवर हो गया रेजिस्ट करने के लिए। तो जहाँ पे Q जा रहा था ना, वहाँ पे अब Q/16 ही जा पाएगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। याद है, रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट घट जाता है। तो रेजिस्टेंस अगर 16 × R हो गया है, तो करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 16 गुना कम हो जाएगा। तो बस Q/16 आ गया। तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में भी सेम चीज़ करना है कि अपने पास ना एक रॉड था, एक्चुअली 2 रॉड था, दोनों को ना हम लोग शुरू में सीरीज़ में लगाए थे, LKA। तो हमको हीट मिल रहा था Q जूल्स ऑफ हीट इन T सेकेंड्स, ठीक है। अब इन्हीं रॉड्स को अगर पैरेलल में लगाएंगे तो हमको T सेकेंड्स में कितना हीट मिलेगा, क्या तुम लोग बना सकते हो, एक बार ट्राई करो। ये है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। पहला केस में दोनों जो है वो है सीरीज़ में, ऐसा टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, तो ये TH हो गया और ये हो गया TL, और ये इसका रेजिस्टेंस को R मान लो तो ये भी R होगा, क्योंकि इसको अगर मैं R मानूँ तो ये भी R, ये R, ये R। अब तुम एक चीज़ देखो कि यहाँ से जो dQ/dt मैं लिखूँगा वो क्या लिखूँगा, dQ/dt जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा T/2R। क्यों 2R, क्योंकि दोनों किस में है, दोनों है सीरीज़ में। अब डेल्टा T से में इसको एज इट इज़ रहने दो, और dQ/dt को क्या लिख दो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि Q जूल जो जा रहा है वो T सेकेंड में जा रहा है, तो इसको मैं लिख दूंगा Q/T। तो एक्चुअल में लिखूंगा Q/T इज इक्वल्स टू डेल्टा T/2R, दैट इज इक्वेशन 1, ठीक है। अब सेकंड वाले में आते हैं। सेकंड वाले में देखो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, तो दोनों इस बार पैरेलल में हो गया, क्योंकि दोनों सेम टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में, ठीक है। तो दोनों अगर सेम टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में, तो हम लोग इस बार क्या करेंगे, ऐसा पैरेलल कनेक्ट कर देंगे इस तरीके का। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस अपना TL है, और ये टेम्परेचर TH है, और ये है R, ये है R, ठीक है। अब इसका एक चीज़ देखो कि dQ/dt जो होगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा T तो अपना सेम है। अब ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, ये है पैरेलल में, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा R/2, इसका इक्विवेलेंट, ठीक है। यहाँ से यहाँ का जो इक्विवेलेंट होगा R का R/2, यहाँ पे जैसे मैं 2R लिखा तो ये उसी तरीके से क्या हो जाएगा R/2। तो मान लो कि अब इस केस में यहाँ से हमको हीट पहुँचा, तो उस हीट को Q डैश मान लो, मतलब T सेकेंड में जो हीट पहुँचा है वो है Q डैश। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Q डैश, और dt को अपना T लिख दो,
और ये आ जाएगा 2 डेल्टा टी बाई आर। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, या तो क्या करो, दोनों इक्वेशन से डेल्टा टी बाई आर का वैल्यू निकालो और इक्वेट कर दो। तो यहाँ से डेल्टा टी बाई आर मैं ऊपर वाले से निकालूँ तो वो आ जाएगा 2q बाई टी, और डेल्टा टी बाई आर मैं इससे निकालूँ तो ये आ जाएगा q डैश बाई 2t। तो अपना जो q डैश हो जाएगा वो आ जाएगा 4q के बराबर। पता है यहाँ पे ना कुछ भी पूछ सकता है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे बोल दिया कि यार इस अरेंजमेंट में अगर t सेकेंड्स में q जूल जा रहा है ना, तो बताओ इस अरेंजमेंट में 3t सेकेंड्स में कितना हीट जाएगा। तो तुम यहाँ पे टाइम की जगह 3t रख दो। या तो ऐसा पूछ दिया कि बताओ इस अरेंजमेंट में 5q हीट को जाने में कितना टाइम लगेगा, तो ऊपर में 5q रखो और टाइम को t डैश मान लो। अपना जो ये इन्फॉर्मेशन दिया हो ना, ये dq बाई dt को फिल करेगा। तो यहाँ पे जो भी रखेगा उसका dq बाई dt एक अननोन रहेगा, उसको डैश मान लेना, जो दिया हुआ उसको लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा 4q। अच्छा, इसको भी वैसे ही समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो शुरू में था वो 2r था ना, अब 2r से r बाई 2 हुआ है, इसका मतलब 4 गुना घट गया है। 2r को तुम जब 4 से डिवाइड करोगे ना तब r बाई 2 आएगा। तो रेजिस्टेंस अगर 4 गुना घट जाए तो करंट क्या होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। तो ये जो t टाइम में पहले q जा रहा था वही t टाइम में अब 4q जाने लग गया है। तो ये अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे हम जल्दी सोच सकते हैं, मतलब मेरे को अगर सॉल्व करने दिया जाए तो मैं तो डायरेक्ट बता दूंगा बस r निकालने के बाद, बट तुम लोग अभी शुरू में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, हाँ, अब हम लोग एक टॉपिक में आते हैं। कई बार एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। इसका क्या मतलब है ना, कि जैसे मान लो ना कि ये अरेंजमेंट का कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, तो इसका जो ये मटेरियल है ना, इसका थर्मल कंडक्टिविटी है k, ये जो मटेरियल है इसका थर्मल कंडक्टिविटी है 4k। अब ये दोनों जो है वो अलग अलग मटेरियल हुआ होगा, तभी तो अलग अलग इनका थर्मल कंडक्टिविटी है ना। तो थर्मल कंडक्टिविटी अलग, इसका मतलब मटेरियल अलग। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे एक ही मटेरियल यूज़ करें, मतलब यहाँ से यहाँ जो सिस्टम बना है वो एक ही मटेरियल यूज़ करें, और वो एक मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी दोनों जगह के डैश हो जाएगा। तो वो के डैश हम कितना लें कि जो काम ये दोनों मिल के कर रहा है इस टाइम पे, वही काम वो अकेला के डैश वाला कर ले। समझ आ रहा है इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में निकालते थे हम लोग सीरीज़ में R1 प्लस R2। तो हम लोग इसमें क्या दिमाग लगाएंगे कि हम लोग ना पहले इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इसका रेजिस्टेंस अगर मैं निकालूँ तो एक रेजिस्टेंस अपने पास ये है और एक रेजिस्टेंस अपने पास ये है। ये इसको अगर मैं मान लूँ L बाई के ए, तो ये क्या आ जाएगा L बाई 4k इंटू 2a, मतलब 8ka। तो इसका जो R इक्विवेलेंट है वो तो सीरीज़ में तो ऐड हो जाएगा, तो ऐड करो L बाई के ए प्लस L बाई 8k, ये हो जाएगा 9L बाई 8k इंटू ए। ठीक है, अब देखो ये तो अभी तक हम कुछ भी नया नहीं किए, जो हम लोग पढ़े हैं वो लगाएं। अब तुम क्या करो ना, एज इट इज़ सेम अरेंजमेंट ड्रॉ करो। यहाँ जो k और 4k है इसके जगह एक वैल्यू ले लो k डैश। ठीक है, तो अगर मैं वैसा ड्रॉ करूँगा ना तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को एक रॉड ये है और एक जो है, रुको एक मिनट मैं इसे ड्रॉ करता हूँ। जैसे एक अपने पास ये है ना, एक ये हुआ, एक अपने पास ये हुआ। ठीक है, सब चीज़ सेम है, L सेम, A सेम, और K की जगह K डैश। L सेम, एरिया 2A ही लेना है, वो सब L और E चेंज नहीं करना, और 4K की जगह K डैश। अब ये भी वही काम करेगा जो पहले वाला कर रहा था। तो इसका अब रेजिस्टेंस निकालो, तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तो इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा L बाई के डैश इंटू ए। ठीक है, और ये आ जाएगा L बाई 2k डैश इंटू ए। तो ये लोग सेम काम कब करेगा, जब ये दोनों मिलके जो R इक्विवेलेंट प्रोवाइड किया वही R इक्विवेलेंट ये प्रोवाइड करे। तो इन दोनों, अब इसका अगर मैं निकालूँ ना R इक्विवेलेंट, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो इन दोनों को तुम जोड़ोगे ना तो ये आ जाएगा 3L बाई 2k डैश इंटू ए। ठीक है, तो अब दोनों का, इसका R इक्विवेलेंट इतना था, इसका R इक्विवेलेंट इतना, दोनों को बराबर कर दो तो थर्मल तुमको मिल जाएगा, मतलब इक्विवेलेंट। तो 9L बाई 8ka इक्वल टू 3L बाई 2 इंटू के डैश इंटू ए। ठीक है, L बाई ए, L बाई ए। अब यहाँ से इसको 3 आ जाएगा ये, और ये 4 आ जाएगा, तो के डैश जो अपना आ जाएगा
वो 4k/3 आ जाएगा, ये ऐसा। यही अपना इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब इस अरेंजमेंट में जहाँ पे तुमको k और 4k दिख रहा है उसको हटा के अगर मैं 4k/3 लगा दूँ ना, तो ये जो अरेंजमेंट है वो सेम काम करेगा जो ये दोनों मिलके कर रहा है। इसमें निकालो, ट्राई करो इसका। अभी सोचो कितना होगा। तो यहाँ पे अगर मैं सोचूँ ना, तो अभी ये लोग हैं पैरेलल में, तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा और यहाँ पे ये ऐसा, ये L/K2 इंटू ए और ये हो जाएगा L/K1 इंटू ए। अब पैरेलल में कैसे हम लोग जोड़ते हैं, तो 1/R इक्वेलेंट इक्वल्स टू 1/R1। तो ये अपना R1 है, ये अपना R2 है, इसका रेसिप्रोकल करो तो K1 इंटू ए ऊपर आएगा बाई L नीचे, प्लस K2 इंटू ए बाई L नीचे। ये अपना इक्वेशन 1। अब तुमको क्या करना है, अब इन दोनों की जगह K डैश मान लो। तो अगर K डैश में मानूंगा तो ये तो बनेगा सेम चीज़, ऐसा ही तुमको बनाना है, बिल्कुल सेम अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट में चेंज नहीं करना, बस वैल्यूज़ को तुम K डैश ले लेना। तो इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा L/K डैश इंटू ए, इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा L/K डैश इंटू ए। अब इसका जो 1/R इक्वेलेंट होगा वो कितना होगा, तो K डैश A/L प्लस K डैश A/L। पैरेलल में क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 करते हैं ना। तो अब ना अगर R इक्वेलेंट बराबर है तो 1/R इक्वेलेंट बराबर होगा, तो इसको और इसको बराबर कर दो। तो K1 A/L प्लस K2 A/L इज इक्वल्स टू K डैश A/L प्लस K डैश A/L। तो जब बराबर करोगे ना तो तुम्हारा आंसर जो निकल के आ जाएगा कि K डैश इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2/2। ये अपने को आंसर मिल जाएगा इससे। दिस इज द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, अच्छा ये आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, तो इसको ट्राई करके एक बार कमेंट में बताना कि क्या आंसर आया। ठीक है, और मैं आपको इसका आंसर बता दूँ, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको तुम लोग ट्राई करना। इसका आंसर आएगा 2K1K2 बाई K1 प्लस K2। देख लो दोनों रॉड सीरीज़ में, हमको उसका सीरीज़ को बराबर कर देना। तो आई होप ये सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, फ्रीजिंग ऑफ लेक। ठीक है, अब फ्रीजिंग ऑफ लेक में जैसे मान लो ना, कई बार क्या होता है ना कि जो लेक होता है उसके ऊपर का टेम्परेचर 0 से अगर कम हो जाए, ठीक है, तो इसको मैं अगर ऐसा कुछ बनाऊँ, ये मान लो एक वाटर बॉडी है, कोई लेक है, इसके नीचे ऐसा करके पूरा पानी इस तरीके का, और एक पर्टिकुलर यहाँ तक ना ऊपर में टेम्परेचर है -T डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और आइस जमना भी स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि नीचे का टेम्परेचर जो कोर में अगर हम जाएंगे वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पानी के फॉर्म में रहता है। आप बहुत सारे वीडियोस में देखे होंगे तो आपको क्या दिखा होगा कि ऊपर में एक बर्फ़ का लेयर जमा रहता है और नीचे में पानी रहता है। अब पानी कभी भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होता है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने कैलोरीमेट्री पढ़ा है, 0 से कम में तो वो बर्फ़ में बन जाता है। तो ऊपर वाला पार्ट ना ये जमना स्टार्ट होगा धीरे धीरे, क्योंकि जैसे मान लो ये बर्फ़ जमा हुआ है। ठीक है, अब नीचे है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऊपर है -T। ठीक है, तो इसका ना आइस जो होता है वो कंडक्शन करना स्टार्ट करता है। तो आइस में ये टेम्परेचर 0 ज़्यादा बन गया है और -T कम हो गया। जैसे मान लो ऊपर है -43 डिग्री सेंटीग्रेड और नीचे है 0 डिग्री, तो ज़्यादा कौन है? 0। तो कंडक्शन क्या बोलता है कि हायर टू लोअर टेम्परेचर हीट फ्लो करेगा, तो इधर से इधर हीट जाना स्टार्ट होता है। और ये हीट जब जाता है ना तो नीचे का आइस और जमना स्टार्ट होता है, क्योंकि तुम किसी पानी से जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उससे हीट निकालोगे तो बर्फ़ बनेगा, तो ये लेयर ना धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। और तो वही हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो जो हम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया उसी चीज़ को हम लोग एक बार डेरिवेशन में देखते हैं। हम यहाँ पे क्या मानते हैं ना, एक पर्टिकुलर एरिया हम ऐसा करके एज्यूम करते हैं, जो अपना फोकस इसी एरिया पे रहेगा। और मान लो कि अभी तक इस टाइम तक अपना जो आइस जम चुका है उसका थिकनेस है y अमाउंट ऑफ आइस जो है अभी तक यहाँ पे जम चुका है। ठीक है, तो मैं y जो है यहाँ तक माना, और इस एरिया से ऊपर की तरफ तो अपना जो लेक है उसका 3D में ट्राई कर रहा हूँ बनाने का। ये अपना लेक हो गया ऐसा। ठीक है, ये अमाउंट से आपको 3D में थोड़ा सा फील आ रहा होगा। तो अपना जो आइस है वो कहाँ पे है? अपना आइस ये है अपना आइस जो अभी तक जमा है ये। और नीचे में क्या है? नीचे में है वाटर, और वाटर का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब तुम सोचो, तुम ना ऐसे ही कुछ चीज़ें एज्यूम करो जो लास्ट में कट जाएगा। ये जिस एरिया से हीट हम लोग एज्यूम करें बाहर आ रहा है वो एरिया मान रहे हैं
इससे क्या होगा, हीट बाहर आएगा ड्यू टू कंडक्शन, क्योंकि नीचे टेम्परेचर कम है ऊपर ज़्यादा ऐसा, तो ये हीट यहाँ से बाहर आ रहा है और इस एरिया को मैं मान रहा हूँ ए। तो इसके नीचे में भी जो एरिया होगा उसको भी मैं थोड़ा सा ऐसा कंसीडर कर लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ये ऐसा ए। ठीक है, तो हीट जो है वो निकल कहाँ से रहा है, हीट जो है इस वाटर से निकला और जाके ऊपर की तरफ ऐसा ऐसा करके जा रहा है। ठीक है, अब ना ये जो हीट निकला ना, ये इसके नीचे का पानी को बर्फ़ बनाएगा, तो जहाँ जहाँ से हीट निकल रहा है उसके नीचे का पानी जो होगा बर्फ़ बनते जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या मान रहा हूँ कि अभी तक जो बर्फ़ का लेयर है वो वाई है, और इसके निकलने से एक्स्ट्रा डी वाई लेयर का यहाँ पे डी वाई लेयर का बर्फ़ का थिकनेस बढ़ेगा, डी वाई लेयर का। तो बर्फ़ जो बना वो ऐसा 3D में अगर सोचेंगे ना तो इस तरीके का कुछ एक्स्ट्रा बर्फ़ लेयर मेरे पास आ जाएगा। देखो ये इसके नीचे एक डी वाई थिकनेस का एक्स्ट्रा लेयर अपने पास बर्फ़ का आया। अब हम लोग सोचते हैं कि इसमें जो हीट फ्लो कर रहा है उसका रेट क्या होगा। तो अपने को पता है कि कंडक्शन में जो हीट फ्लो करता है वो क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बाई आर थर्मल। तो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, तो डी क्यू बाई डी टी जो हो जाएगा वो डेल्टा टी, अब डेल्टा टी हाइयर ज़ीरो है तो ज़ीरो माइनस ऑफ टी, मतलब ये टेम्परेचर माइनस ये टेम्परेचर। ठीक है, और दोनों को तुम केल्विन में भी ले लो, तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो आप इसको डिग्री में ले रहे हो, तुम केल्विन में ले लो सेम आंसर आएगा। इसको 273 कर देना और ये t प्लस 273 कट के अपना t ही बचेगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई अब r के लिए ना देखो फ्लो कर रहा है ना, इससे फ्लो कर रहा है, तो इसका जो लेंथ है ये यही अपना एक तरीके से क्या हो जाएगा, इसको तुम रॉड मान लो, जो अभी तक हम लोग रॉड मानते थे, इधर हाइयर टेम्परेचर इधर लोअर टेम्परेचर। तो इस रॉड का लेंथ कितना है, y है, और एरिया कितना है, a है, a से, और इसका थर्मल कंडक्टिविटी को तुम यहाँ पे लिख लो k ऑफ आइस, k i हम लिख रहे हैं थर्मल कंडक्टिविटी। तो क्या हो जाएगा, r जो होगा वो y बाई एल बाई के इंटू ए, तो k आइस इंटू ए हो जाएगा ऐसा। तो यहाँ से देखो तो डी क्यू बाई डी टी को अगर हम अच्छे से सजा के लिखें तो यहाँ से के आई इंटू ए ऊपर जाएगा, तो यह आ जाएगा के आई इंटू ए, यहाँ टी जो है वो टेम्परेचर है डिवाइडेड बाई वाई। तो एक छोटा सा जो हीट फ्लो किया डी टी टाइम में वो कितना हो जाएगा, के आई इंटू ए इंटू टी बाई वाई इंटू डी टी। ये अपना इक्वेशन 1 आया। डी टी टाइम में जो यहाँ से हीट फ्लो किया वो इतना है। अब सोचो ये डी क्यू जो है ना वो नीचे में बर्फ़ को जमाएगा। अब यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान से देखो, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये अपना बर्फ़ जमने वाला है, ये जो लेयर आएगा ना ये एक्स्ट्रा लेयर जो है ये बर्फ़ का यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो इस एक्स्ट्रा लेयर का वॉल्यूम क्या होगा सोचो, इसका थिकनेस जो है वो डी वाई है और एरिया जो है वो ए है। तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ आइस जो आएगा ना, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ आइस वो क्या आएगा, ए इंटू डी वाई। ठीक है, तो एक्स्ट्रा मास ऑफ आइस कितना आ जाएगा, इसमें डेंसिटी मल्टीप्लाई करो, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो रो ऑफ आइस मल्टीप्लाई कर दो इंटू ए इंटू डी वाई। तो इतना मास जो है ना वो पानी का अब बर्फ़ बनने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। अब इतना वॉल्यूम, इतना मास को अगर हमको सोचो, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर को अगर हमको आइस बनाना है, ठीक है, इसको तो हम क्या करेंगे, हम m इंटू एल एफ का हीट उससे ले लेंगे। याद है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है, m 1 ग्राम को पानी से बर्फ़ बनाने के लिए एल एफ अमाउंट हीट लेना पड़ता है, तो m ग्राम के लिए कितना लेंगे, m इंटू एल एफ। और वही हीट ना ये आया, ये हीट हम नहीं ले रहे, ये अपने आप ऊपर जा रहा है, तो ये जो हीट इससे निकला वो m इंटू एल एफ के बराबर हो गया। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो, मैं थोड़ा सा गलत यहाँ पे किया हूँ, ये जो डेंसिटी होगा ना ये पानी का होगा, क्योंकि अभी वो पानी है, वो बर्फ़ तो बनने वाला है ना, ऐसा ये ऐसा करके ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस आगे बढ़ते हैं कि हम लोग को जो हीट चाहिए इसको बर्फ़ बनाने में वो चाहिए m इंटू एल एफ। अब इसका मास क्या आया है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है a इंटू डी वाई, तो रो इंटू ए इंटू डी वाई इंटू एल एफ है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ये इक्वेशन 2। ठीक है, इतना हीट हमको चाहिए उससे निकालना पड़ेगा और इतना हीट निकल रहा है, तो ये दोनों बराबर होगा तभी तो वो आइस बनते जा रहा है। तो इसको बराबर कर दो, तो इसको बराबर करेंगे तो क्या आएगा, के आई इंटू ए पहला इक्वेशन, टी बाई वाई इंटू डी वाई। ठीक है, सॉरी डी वाई नहीं है ये डी टी, इक्वल टू रो ए डी वाई इंटू एल एफ। अब तुम एक चीज़ देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे अपना ए और ए कैंसिल हो जाएगा और बाकी सब एक कांस्टेंट चीज़ एक तरफ आ जाएगा, जैसे के ऑफ आइस टेम्परेचर जो ऊपर में है, ठीक है। और क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा रो ऑफ वाटर एंड एल एफ उस, और इधर सिर्फ डी टी छोड़ दो और उधर आ जाएगा वाई डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट कर दो कि ज़ीरो टाइम पे अपना वाई भी ज़ीरो था और टी टाइम पे अपना वाई जो है वाई के बराबर है, ठीक है। तो ये जो आ जाएगा ये वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू के आई इंटू टी बाई रो इंटू एल एफ। तो मैं तुमको क्या बता रहा हूँ कि टी जो है ना वो प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर आया, थिकनेस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। मतलब अगर यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर अगर टी सेकंड में बना तो अगला 5 सेकंड को बनने में 40 टाइम लगेगा, मतलब टोटल को बनने में 40, क्योंकि इसका डबल हुआ ना, जैसे 5 सेंटीमीटर है अब यहाँ से 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर इसका डबल है। तो अगर मैं y को डबल करूँ ना तो इसका स्क्वायर टाइम ज़्यादा टाइम लगेगा। देखो y को अगर मैं 2y यहाँ पुट करूँ तो इसका स्क्वायर टाइम्स टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ कि अगर उसको 5 सेंटीमीटर तक आने में, मतलब बर्फ़ बनने में 5 सेंटीमीटर लेयर का अगर उसको t सेकेंड्स लगा है तो वही उसको 10 सेंटीमीटर बनने में उसको 40 सेकेंड लगेगा। तो अगर तुमसे कोई पूछ दे कि 5 के बाद जो एक्स्ट्रा 5 बना उसमें कितना टाइम लगा, एक्स्ट्रा 5 सेंटीमीटर में, तो एक्स्ट्रा 5 सेंटीमीटर में क्या लगा, 40 टोटल टाइम है 10 सेंटीमीटर का माइनस शुरू का 5 सेंटीमीटर टी में बन गया था, तो अपना 3t टाइम लग जाएगा। तो बस ऐसा करना है, जैसे थिकनेस y है टाइम t, थिकनेस को 2y होने में इसका 4 टाइम्स डबल हुआ, थिकनेस को 3y होने में इसका 9 टाइम्स, ऐसा यही ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये अपना कंडक्शन का पार्ट हो गया कंप्लीट। अगले क्लास में अगले लेक्चर में मैं आपको रेडिएशन बताऊंगा और प्लीज़ कमेंट में करो कि किसका ये आंसर आ गया। ओके, थैंक यू।